गौरी कभी अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गौरी कवि और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गौरी कवि अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दें बैठी हुई थी। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बाज को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बाज कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बाज के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बाज ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। गौरी कवि पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी 7 बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं।
तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गौरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्दे घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कालू कौवा और गौरी कवि देख लेते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गौरी कवि रोने लगती है। गौरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन गिद्धों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कवि, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुँचा देंगे। सुनो कव्वे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गिद्धे कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थी कि पास के जंगल की महारानी चील और चिड़िया मीठू तोता सब आकर उन गिद्धों पर हमला कर देते हैं। गिद्धे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कवि बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गौरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गौरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। गौरी कवि अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गौरी कवि पहले से 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन अब फिर से वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में गौरी का पति कालू भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक कवि जिसका नाम नीली था, उसके साथ रहता था। गौरी कवि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था। माँ, मीठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। माँ देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है, हमें भी अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ मुन्नी, तू ठीक कह रही है, मगर बेटी मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूँगी? और तुम दोनों बहन भाई भी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मुरम्मत कर सको। मुन्नी बेटी, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गौरी कवि जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी उसके पति कालू को गौरी कवि पर जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गौरी कवि अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसका पति कालू कौवा मिलता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो गौरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके बच्चे आपका रोज पूछते हैं कि उनके बाबा कब आएंगे। हाँ, तो कह दो कि पापा कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी नीली जी के लिए ये फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है।
फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी भी वापस अपने घर लौट आती है। रात को बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कौवे का घर गिरकर टूट जाता है। अरे कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कुछ करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। अरे कालू, क्या तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गोरी कौवी के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कौवे के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गोरी कौवी हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू कौवा अकेला आया है। गोरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। नीली जी पेट से है, अगर मैं इसे ज्यादा देर बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। हाँ हाँ ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को गोरी के घोंसले में सुला देता है और गोरी कौवी बेचारी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लीजिए दाना, ये दोनों मिलकर खा लीजिए। गोरी कौवी दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कौवे ने उसे छोड़ दिया था और नीली कौवी के साथ दूसरी शादी कर ली थी, मगर गोरी कौवी फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। घर पे रखा हुआ सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गोरी कौवी के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे लिए जाकर दाना ले आऊंगी। कई दिन गुजर जाते हैं मगर बारिश नहीं रुकती। नीली कौवी भी अब भूख से तड़प रही थी। कालू जी, देख क्या रहे हो? जाओ अब जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मैं मर रही हूँ। अरे नीली पत्नी जी, देखो बाहर कितनी तेज बारिश है। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन ला कर दो। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर अपनी पत्नी नीली कौवी को देता है। नीली कौवी जल्दी से वो पूरा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बच्चों को थोड़ा सा भी फल नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। गोरी कौवी का घर भी अभी हिलने लगा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये अब क्या हो रहा है? कालू जी, लगता है ये घोंसला भी अब गिरने वाला है। कालू जी, तुम एक काम करो, तुम इस गोरी कौवी और बच्चों को इसके घोंसले से बाहर निकाल दो, तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा और हम यहाँ कुछ और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, ये भूलो मत। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और जो भी मैं कालू जी से कहूँगी कालू जी वही करेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मम्मा, बाबा ने हमें घर से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। गोरी कौवी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है, मगर रानू चिड़िया का घर भी नीचे टूटा हुआ पड़ा था। फिर गोरी कौवी अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते के घर पहले ही बहुत सारे पक्षियों ने आसरा लिया हुआ था। गोरी कौवी मिठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गोरी, इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भैया, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। तभी बातें सुनकर अंदर से रानू चिड़िया भी बाहर आती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर वो तो टूटा हुआ था। हाँ गोरी बहन, बारिशें बहुत दिन से हो रही हैं और जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं।
मेरा घोंसला भी टूट गया है, इसीलिए मैं मिठू तोते के घर आई थी। हाँ गौरी, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारे पक्षी हैं। अगर मैंने किसी और को रख लिया तो ये घोंसला भी टूट जाएगा। मिठू भैया, आप ऐसा करें कि गौरी के बच्चों को मेरी जगह अपने घर रख लें। मैं और गौरी बाहर रह लेंगे। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। फिर मिठू तोता गौरी के बच्चों को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और गौरी कभी बाहर बारिश में भीग रही थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मुश्किल समय में मदद की, मेरे बच्चों को बचा लिया। गौरी बहन, वो मासूम बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। चिड़िया, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गौरी बहन, मिठू के घर में भी दाना खत्म हो गया है। चलो हम जंगल से कुछ दाना ढूंढ कर आते हैं। फिर गौरी कवि और रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी रानू चिड़िया को एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ में एक बहुत बड़ी खोखर थी। गौरी कवि और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए उस खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। जब वो उस पेड़ की खोखर में जाती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर घोंसले थे। गौरी बहन, लगता है कोई पक्षी इस खोखर में रह कर गया है। हाँ चिड़िया, ये खोखर तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर ढेर सारा दाना भी है। लगता है गौरी बहन, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आज से ये घर आपका है। आप अपने बच्चों के साथ यहीं आकर रह लें। हाँ चिड़िया, तुम भी हमारे साथ रहोगी, हम सब मिलकर रहेंगे। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। दूसरी ओर वो दुष्ट कौवा और नीली कवि जिस घोंसले में रह रहे थे, वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गौरी कवि और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर अगर बारिश न रुकी तो। ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसका घोंसला खाली था। अरे ये कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया? किसमें इतनी हिम्मत है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वहीं रानू चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसी बारिश में अगर हम बाहर गए, भोजन तो क्या, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा। चील घबराते हुए रानू चिड़िया और हरियाली तोती के पास आई। चिड़िया और हरियाली, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडों को पंख लगाए? हाँ चिड़िया, हमें किसी हालत में भी इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है। मेरे घोंसले से सारे अंडे गायब हो गए। भला ऐसे कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जंगल में लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है। चिड़िया, हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती ने सोच लिया कि वो इस चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन रानू चिड़िया और हरियाली तोती चोर की तलाश में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। कालू कौवे, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो पक्षियों के अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी नहीं गई, आज उसे क्यों जाना पड़ा? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है। ये दोनों मिलकर ही अंडे चुरा रहे होंगे। हाँ हरियाली, ये इन्हीं का काम हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे।
आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। वो दोनों कालू कौवे पर अब नजर रखने लगी थी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई, कोई पक्षी भी घोंसले में नहीं बैठा हुआ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे छुपी रानो चिड़िया और हरियाली तोती कालू कौवे को देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फिर वो दोनों निकलकर कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चोर कहीं के, पकड़े गए ना रंगे परों। तो तुम ही हो वो चोर जो जंगल में पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, इसे चील के हवाले कर देते हैं। चील, चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने चील के अंडे नहीं चुराए और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। चोर भी भला कभी मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे को चील के पास लेकर जाती हैं। दूसरे जंगल में गोरी कौवी अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिट्ठू तोते पर पड़ती है जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कौवी मिट्ठू तोते का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बांसों की गुफा है। मुझे अभी जाकर जंगल वालों को बताना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चील, यही है चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा, काले कौवे, तेरी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे अंडों को पंख लगाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रहे हो? गोरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये गोरी भी मुलव्वस है। गोरी ने भी अंडे चुराए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मेरे कालू जी ने। मुझे लगता है कि चोर कोई और है। गोरी, कौन हो सकता है? और हाँ, मिट्ठू तोता ही चोर है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिट्ठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपनी माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाजों की गुफा में जा रहा था। भला उसका वहाँ क्या काम? गोरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे कालू की कसम। आप सब ठहरें, हमें एक बार मिट्ठू से बात कर लेनी चाहिए। शाम को जब मिट्ठू तोता दूसरे जंगल से वापस आता है तो वो पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिट्ठू भैया, आप कहाँ गए थे? मम्मा, मैं तो कहीं नहीं गया था। मिट्ठू तोते, झूठ मत बोलिए, बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ मिट्ठू बोल, तू तो मेरी माँ वाले जंगल से आ रहा है। मैंने सब देख लिया है। फिर मिट्ठू तोता रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिट्ठू भाई, हमें बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है जो पहाड़ियों में है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ों में लेकर गया था। वहीं हमें बाजों ने घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर देता रहूं तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिट्ठू भैया, आप चुप कर जाएं, हम कुछ न कुछ करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गई। जल्दी हमें सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता बाजों के पास जाता है। बाजो, आज रात आप हमारे जंगल की पहाड़ों वाली गुफा में आ जाना। वहाँ पर मैंने बहुत अंडे जमा किए हैं। मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिट्ठू तोते, हम आज पहुँच जाएंगे। रात होते ही जैसे बाजें गुफा से बाहर जाती हैं, तो गोरी कौवी गुफा के अंदर चली जाती है। वो मिट्ठू के बेटे को आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। दूसरी ओर जब वो बाजें गुफा के अंदर जाती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी सब पक्षी बाहर से एक बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे रख देते हैं, जिससे वो चीलें गुफा के अंदर ही मर जाती हैं।
गौरी कवि भी मिठू के बेटे को लेकर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, ठीक है। फिर मिठू तोता सब पक्षियों से माफी मांगता है। आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा गौरी कवि की आंख खुल जाती है। मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? गौरी कवि डरते हुए अपने घर से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? आधी रात को गौरी कवि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, मगर मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आधी रात को गौरी कवि पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, मगर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, मगर न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए। गौरी कवि ऐसे बैठी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ आते हैं। चिड़िया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं गौरी बहन, मगर क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, रात से मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं। गौरी बहन, हम तीनों भी कल शाम मेरी माँ वाले जंगल में गए थे और अभी लौट रहे हैं, इसलिए हमने भी आपके बच्चों को नहीं देखा। मगर गौरी बहन, आपको तो पता है ना कि रात को जंगल में कितना खतरा होता है। गौरी, तुम्हें तो पता है उन जालिम चीलों का। मासूम पक्षी तो उनका पहले शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन जालिम चीलों ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो मिठू भाई। तो गौरी, तुम ही बताओ कि वो रात के गए अभी तक क्यों नहीं लौटे? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे सलामत हो। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास जाती है, जहाँ एक कौवे के साथ उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुन्नी, जग्गू, माँ, आप रात भर कहाँ थे मेरे बच्चों? मैं तुम्हें रात से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। ये कल रात मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, मगर रात होने के कारण मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल की बेटी गुड़िया हमारी दोस्त है, इसलिए हम उससे खेलने यहाँ आए थे। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि रात से मैं कितनी चिंता में थी। मम्मा, अंकल हमें घर ही छोड़ने आ रहे थे। बच्चों को देखकर गौरी कवि की जान में जान आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। आप इतने खतरों से खेलकर यहाँ आई, आपका पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चलो बच्चों, चलें घर। एक बात कहूँ, अगर बच्चे रोज आना चाहें तो उन्हें यहाँ आने देना। मैं उन्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूँगा। जी जरूर। अब गौरी कवि के बच्चे हर रोज कालू कौवे की बेटी से मिलने आया करते थे और साथ में गौरी कवि भी आती थी। कालू कौवा और गौरी कवि मन ही मन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी जी, एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा कौवा मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगी? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? असल में मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी जालिम चीलों का शिकार बन गई थी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ के इंतजार में हूँ। अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गौरी कवि चुप कर जाती है। क्या हुआ गौरी जी, आप चुप क्यों कर गई? मुझे कुछ सोचने का समय दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। फिर गौरी कवि अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कालू जी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गौरी कवि रात भर कालू कौवे के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कह सकते हैं? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं।
एक दिन वो सब बाहर बैठे होते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। मामा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। बच्चों, रात होने वाली है, इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गौरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। अपने पति का बच्चों के प्रति प्यार देखकर गौरी कभी खुश हो जाती है। कालू जी, जल्दी लौट आना। गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कालू कौवा जंगल में चला जाता है। कोई जालिम पक्षी आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फल के पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक जालिम चील बैठी हुई थी। काफी दिनों से कोई मांस नहीं खाया, आज मिला भी तो ये काला कौवा। कोई बात नहीं, जैसा भी है मांस तो है, इसे खाकर मजा ही आएगा। फिर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो कौवे को मारकर खा जाती है। ये सब कुछ पेड़ के पीछे बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। अरे, ये तो कालू कौवा है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गौरी बहन, आपके कालू कौवे को जालिम चील ने मार दिया है। ये सब मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कालू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो गौरी बहन। चिड़िया, अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस जालिम जंगल में। गौरी बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले आपके 2 बच्चे थे, अब आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी फल खाते खाते सोचती है, ये फल बहुत मीठे हैं, मैं यहीं से पेट भर कर खा लेती हूँ और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर गौरी कौवी 3 फल लेकर वहाँ से उड़ती है, मगर रास्ते में एक फल गिर जाता है जिसका गौरी कौवी को पता नहीं चलता। घर जाकर गौरी कौवी तीनों बच्चों को फल देने लगती है। ये लो मुन्नी, ये फल तुम्हारे लिए, और जग्गू ये तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को फल देते हुए गौरी कौवी को पता चला कि एक फल तो गिर गया है। अरे, तीसरा फल कहाँ गिर गया? गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारा फल रास्ते में ही गिर गया है। गौरी की बात सच थी, मगर गुड़िया को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। ये मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गुड़िया के दिल में अपनी मम्मा के लिए नफरत हो गई थी। एक सुबह जब गौरी कौवी अपने बेटी को नदी पर पानी पिला रही थी। माँ, मुझे भी पानी पीना है। हाँ गुड़िया बेटी, मुन्नी के बाद मैं तुम्हें ही पानी पिलाऊंगी। गौरी कौवी वहाँ बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आता है। गौरी, जल्दी करो, तुम्हारी सहेली नीली कौवी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ गुड़िया देख रही थी। गुड़िया को अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। सौतेली माँ हमेशा सौतेली होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गुड़िया के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत हो गई थी। अगर मुझे मम्मा का प्यार पाना है तो मुझे मम्मा के बच्चों को मारना होगा। फिर गुड़िया अपने बहन भाई को मारने का प्लान बनाती है। चलो मुन्नी और जग्गू, आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर भैया, मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे, मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों को मार डालने के इरादे से गुड़िया उन दोनों को कुएं के पास ले जाती है। अरे वाह, देखो कुएं में मैं तो दिख रही हूँ। फिर वो सब कुएं में देखने लगते हैं। वो दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, तभी गुड़िया पीछे से उन्हें कुएं में धक्का दे देती है। जग्गू और मुन्नी कुएं में गिरकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। फिर गुड़िया अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और घर पर कौन है? मम्मा, जग्गू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी पर ले गए थे और वहाँ गुड़िया बेटी, वहाँ क्या?
मम्मा, वहाँ एक चील ने भैया और बहना को खा लिया। नहीं। गुड़िया की बात सुनकर गौरी कवि के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सहारा बनोगी। सौतेली माँ, अब तुम मुझे सगे बच्चों जैसा प्यार दोगी। वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक जालिम चील उन्हें रोक लेती है। सामने चील को देखकर गौरी कवि अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं इस चील को अपने पीछे लगाती हूँ और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो चील कहती है, देख कवि, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं दोनों को ही खा जाऊंगी। जालिम चील, तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुड़िया दंग रह जाती है। गुड़िया चली जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल जा गुड़िया, चली जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देखकर गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ, मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं गुड़िया, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं माँ, अगर अब जान बचेगी तो वो बस मेरी माँ की, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ। गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आपके सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रही हूँ। ये सुनकर गौरी कवि दंग रह जाती है। मुझे मर जाने दीजिए मम्मा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गुड़िया? मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने आपके सगे बच्चों को मार दिया। ये सुनकर गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर गुड़िया बहुत पछताती है। जा बेटी, चली जा, यहाँ से भाग जा। जालिम चील कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तू वही कवि है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? तेरे पति का नाम कालू था ना? हाँ चील जी, उसे मैंने ही मारा था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज तुम दोनों को देखकर मुझे ये पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।